हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट 2026 कक्षा 10 विषय विज्ञान पेपर नंबर 1 का विभाग नंबर सी, ओके, विभाग सी विज्ञान पेपर नंबर 1 2026 के प्रश्न का उत्तर एकदम सरल भाषा में आपके सामने पेशकश करने जा रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, हाँ बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलते रहे। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। स्टार्ट करते हैं। 38 संयोजन अभिक्रिया अर्थात क्या, उदाहरण देकर समझाओ। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, हम ये जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा एकदम आसान है, जिस अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। याद रखना, जिस अभिक्रिया में अभिकारक कितने मिलेंगे, दो, और उत्पाद का निर्माण कितना करेंगे, एक, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, राइट। उत्पाद किसे बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसमें अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये तुम्हें तो मालूम पड़ेगा। उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण नंबर 1 है सी यानी कार्बन, O2 यानी ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। दूसरा H2 यानी हाइड्रोजन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, अभिक्रिया करेंगे तो H2 यानी पानी बनाएंगे। अब यहां पर ये C, ये O2 और ये H2, O2 तो एक बार आ चुका है, तो CO2 और H2 ये सब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसीलिए यह सब अभिकारक है, कारण कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और CO2 और H2O, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी पानी, यह उत्पाद है, कारण कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद इनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस 38, राइट, संयोजन अभिक्रिया क्या है और उदाहरण देकर समझाना है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को 100% अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दो तत्व x और y की इलेक्ट्रॉन रचना नीचे दी गई है। जैसे x का इलेक्ट्रॉन रचना 2 8 1 है, y का कितना है, 2 8 7, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, धातु तत्व को पहचानो और उसका नाम बताओ। यानी x और y में धातु कौन है। तो विद्यार्थी मित्रों, x जो है ना वो धातु है और उस धातु का नाम है सोडियम, जिसे हम संकेत में Na से दर्शाते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक तो दिया ही है 2 8 1। और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, यानी जिसमें बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है वह धातु होंगे। दूसरा, अधातु तत्व को पहचानो और उसका नाम लिखो। तो सिंपल सी बात है, अगर x धातु है तो y यहां पर क्या हो रहा है, अधातु हो रहा है, तो y अधातु तत्व है। उस अधातु तत्व का नाम क्लोरीन है, क्लोरीन Cl, परमाणु क्रमांक 2 8 7 है। और इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो A और B कंप्लीट। इसी में एक क्वेश्चन और है, x और y के द्वारा कौन सा आयनिक यौगिक बनता है। तो x प्लस y कौन सा आयनिक यौगिक बनेगा, x तुम्हारा सोडियम Na है प्लस y तुम्हारा क्लोरीन Cl है, NaCl मिलेगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएगा। और सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है विद्यार्थी मित्रों, राइट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 39 होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दी गई आकृति में परखनली ए बी और सी का अवलोकन करो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो, ठीक है। यहां पर परखनली ए, परखनली बी और परखनली सी दिया गया है। इसमें भी वायु, इसमें भी वायु और इसमें शुष्क वायु, ठीक है। इसमें जंग लगी एक लोहे की कील है, ये पानी है, और जंग लगा लोहे का कील इसमें है, ठीक है। इसमें पानी है, क्या है, पानी। और ये देखो ऊपर तेल की परत है, फिर वायु को जल में घुलने से रोकता है। नहीं, ये वायु है ना, ये जल में तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि तेल की परत उसको रोक लेगा। और यहाँ पर सूखा क्या है, सिर्फ और सिर्फ वायु है और कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसमें पानी तो है, इसमें भी पानी है, बट उसके ऊपर तेल है, और इसमें कुछ भी नहीं। तीसरे में कौन सी परखनली में लोहे की कील का रंग बदलेगा। तो परखनली ए में लोहे के कील का रंग बदलेगा। क्यों बदलेगा, सिंपल सी बात है, सी में
देखो सी में तो कोई रंग नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ लोहे का किले जंग लगा हुआ। और इसमें तो बदलेगा नहीं क्योंकि जल तो है लेकिन ऊपर तेल है, तो वायु अंदर जाएगा नहीं, तो बदलने का चांस नहीं है। हाँ इसमें बदलेगा, राइट। तो परखनली ए में लोहे के किल का रंग बदलेगा, ठीक है। दूसरा, इसके साथ जुड़ी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखो। तो यहां पर जो रासायनिक अभिक्रिया है कैसे, क्योंकि जब ये लोहे का किल पानी में जाएगा तो पानी के अंदर हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, राइट। और पानी तो होता ही है, पानी रहता ही दोनों को मिलकर, तो इस पर जंग लग जाएगा, उसको क्षारण बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इसके साथ जुड़ी रासायनिक अभिक्रिया जंग, क्षारण, ऑक्सीडेशन। तीसरा, उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थिति बताओ। भाई रासायनिक अभिक्रिया यानी जंग वाला रासायनिक अभिक्रिया, जंग के लिए क्या चाहिए, जंग के लिए हवा की उपस्थिति, वायु चाहिए और नमी चाहिए, हवा और नमी। और परखनली ए में देखो तुमको हवा भी मिल रहा है और नमी भी मिल रहा है, और बी में कैसा है कि हवा नहीं मिल रहा है क्योंकि किल पानी के अंदर है और ऊपर तेल है, तो हवा तो अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। और यहां तो हवा है वो भी शुष्क स्वरूप में है और प्लस पानी तो है ही नहीं, नमी है ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार से कभी भी जंग लगने के लिए दो शर्त काफी आवश्यक है, एक हवा की उपस्थिति और एक नमी, आर्द्रता, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। क्वेश्चन नंबर 40 अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर, राइट। स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन की आकृति बनाओ और शिखा तंतु के कार्य बताओ। ये रहा न्यूरॉन की आकृति, ये जो है ये कोशिका काय है, ये सेंटर में है, ये केंद्रक है, ये जो है ध्रुमिका है, ये जो है तंत्रिकाक्ष है, और ये जो पीछे वाला भाग है तंत्रिका का अंतिम सिरा है। इसी में हमें पढ़ना है शिखा तंतु का कार्य। तो शिखा तंतु का कार्य क्या है, यह संवेदनाओं को ग्रहण करती है। शिखा तंतु संवेदनाओं को क्या करती है, ग्रहण करती है, और साथ ही साथ आवेग उत्पन्न करती है। आवेग यानी कंपन उत्पन्न करती है। विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हुआ। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 42 छोटा क्वेश्चन है। तरुणावस्था में लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब लड़कियां तरुणावस्था की एज में आती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन है। पहला, लड़कियों के हाथ, पैर और चेहरे पर बाल आएंगे। दूसरा, लड़कियों के जनन अंगों का क्या होगा, विकास होगा। तीसरा, लड़कियों का त्वचा कैसा हो जाएगा, तैली। चौथा, चेहरे पर क्या आने लगेंगे, मुहासे। उसके बाद आवाज में भी क्या होगा, बदलाव। ऋतुस्राव, मासिक धर्म क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और लास्ट, अंडपिंड में से अंडकोश क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो तरुणावस्था के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम के लिए सर्वश्रेष्ठ चैनल यूनिक एकेडमी लर्निंग सेंटर है, राइट, जहां आपको गाला के सभी सॉल्यूशन मिलेंगे, राइट। यहाँ पर आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको याद भी हो जाएगा और प्लस उसी चीज को आपको लिखना है। बोर्ड में कैसे लिखता है, हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम, वो भी आपको यही मिल रहा है, राइट। अच्छे से टॉपिक वाइज, स्टेप वाइज, पॉइंट वाइज। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 अंतर लिखना है। नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र में भाई अंतर लिखना है। अंतर है आपका, ठीक है, ये रहा अंतर आपका। नर प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र। नर में क्या होगा, इसमें शुक्रपिंड, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न का समावेश होता है। तो नर प्रजनन तंत्र में क्या क्या आता है, शुक्रपिंड, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न। और मादा प्रजनन तंत्र में क्या आएगा, अंडपिंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि मार्ग आता है। इसमें शुक्रपिंड में से शुक्रकोश उत्पन्न होता है। नर जनन तंत्र के शुक्रपिंड में से शुक्रकोश निकलेगा और मादा में अंडपिंड में से अंडकोश निकलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र में, नर प्रजनन तंत्र में शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनता है और इसमें अंडाणु और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण होता है। विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको ये अंतर अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न परिस्थितियों में कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे। पहला, कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, याद कर लो, कार की हेडलाइट अवतल दर्पण। वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो दर्पण उपयोगी है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और सोलर भट्टी में कौन सा, अवतल दर्पण।
बोलो, कार की हेडलाइट अवतल दर्पण, वाहन के पीछे का दृश्य देखना हो तो उत्तल दर्पण, सोलर भट्टी अवतल दर्पण। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 45। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखा गया है। उत्तल दर्पण, ये जो तुम्हारा दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है, और वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में, देखो ये F1 2F1 के बीच में, देखो ये वस्तु दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही ना। तो मिलने वाला प्रतिबिंब की आकृति बनाओ, प्रतिबिंब का स्थान, प्रकार, परिणाम बताओ। तो आप ही चेक करो, F1 और 2F1 के बीच में वस्तु रखा है तो ये आकृति ऐसी बनेगी, ठीक है। यहां रखा है, एक देखो यहां किरट गया और ये इस तरह से, समझ आ रहा है, और ये डायरेक्ट, राइट। फिर देखो ये रहा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, बी डैश और ए डैश। ये आपका मिरर है, उत्तल दर्पण, ये M, यहाँ N और बीच में O आएगा। ये तुम्हारा वस्तु है, ये जो पढ़ रहा है ये F2 है, क्यों यहाँ F1 है तो यहाँ F2, और ये जो है यहाँ वस्तु 2F1, यहाँ B दिख रहा है, यहाँ B डैश, ये 2F2 होगा, राइट। ये आपका आकृति हो गया। सबसे पहले प्रतिबिंब का स्थान, तो वस्तु के विपरीत 2F से दूर, देखो ध्यान से, ये रहा AB, उसके विपरीत, राइट। यहाँ पर 2F1 के पास है और यहाँ 2F2 से दूर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का प्रकार वास्तविक और उल्टा। देखो ये वस्तु ऐसा है और ये ऐसा है, वास्तविक तो है दोनों सेम टू सेम, बट उल्टा है, यहाँ AB है और यहाँ B डैश A डैश है, ठीक है। प्रतिबिंब का परिणाम क्या होगा, वस्तु से बड़ा। अब चेक कर लो, यहाँ वस्तु छोटी है और यहाँ वस्तु क्या हो गई, बड़ी हो गई। आई होप विद्यार्थी मित्रों अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 45 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चले आगे, चले कि नहीं चले, चलते हैं भाई, जरूरी है, चलना पड़ेगा ना, राइट। 46, एक विद्युत हीटर के प्राप्ति स्थान में से एक विद्युत हीटर के प्राप्ति स्थान में से 4 एम्पियर विद्युत धारा खींचा जाता है। उनके दो सिरों के बीच विद्युत स्थितिमान, भाई विद्युत स्थितिमान को विद्युत विभवांतर भी कहते हैं। ये गुजराती वर्ड है, हिंदी में विद्युत विभवांतर बोलेंगे। तो विद्युत स्थितिमान का अंतर 60 वोल्टेज है। जब विद्युत स्थितिमान का अंतर 120 वोल्टेज बढ़ाया जाए तो हीटर कितना धारा खींचेगा। सबसे पहले अभी हीटर का जो धारा है वह 4 एम्पियर और उसका विद्युत स्थितिमान कितना है, 60 वोल्टेज। और जब विद्युत स्थितिमान 120 वोल्टेज होगा तो धारा कितना बढ़ेगा, ये चेक करना। सबसे पहले यहां आई दिया है 4 एम्पियर और वोल्टेज दिया है 6 वोल्टेज। तो ओहम के नियम के अनुसार R बराबर B बटे आई, R बराबर B बटे आई, ठीक है। अब पहले समझो, आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत धारा ज्ञात करना है। अब विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर B बटे R। आपके सवाल में R निकालना है क्योंकि B तो दिया है, B दिया है, निकालना क्या है R। तो सबसे पहले ये करना है, यहां से R बराबर B बटे आई है ना, तो सबसे पहले हम B को कॉमन ले लेते हैं, V को कॉमन लो क्योंकि V दिया है। तो ध्यान से समझो, अगर हम B को कॉमन लेते हैं तो R और I का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, I R का गुणा हो जाएगा। B तुम्हारा 60 वोल्टेज है बराबर, I 4 एम्पियर है, I 4 एम्पियर और R नहीं। तो R को कॉमन ले लो, तो ये 60 और R के साथ में 4 है, तो 4 में 60 का भाग, 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 चौके 60, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 15 ओम। कितना हो जाएगा, 15 ओम। अब वोल्टेज बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 120 कर दिया। फिर ओम के नियम के अनुसार R बराबर B बटे आई। फिर यहां से हमें क्या करना है, धारा यानी विद्युत धारा I निकालना। तो I का सूत्र B बटे R। अभी B कितना है, 120 वोल्टेज, और R तुमने निकाला 15 ओम। तो 15 वाटी 120, तो I हमेशा विद्युत धारा एम्पियर में आएगा, तो 8 एम्पियर। तो विद्यार्थी मित्रों 8 एम्पियर तुम्हारा क्या हो गया, आंसर, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। आगे चलते, कंप्लीट भाई, कंप्लीट। इस तरह से हमारा विभाग नंबर C पेपर नंबर 1 विज्ञान गाला असाइनमेंट 2026 पूरा होता है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।